हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने 1 to 9 फंक्शंस हाइपोथैलेमस के डिस्कस किए थे। आज हम 10 ऑनवर्ड्स फंक्शन डिस्कस करेंगे। एक बार 1 to 9 फंक्शंस रिपीट कर रहे हैं। पहला फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, सेकंड है रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, थर्ड कंट्रोल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, फोर्थ कंट्रोल ऑफ एड्रीनल मेड्यूला, 5 रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 6 रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, 7 रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, 8 रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस, 9th है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। 10th फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। फूड इनटेक के लिए हमारे हाइपोथैलेमस में 2 सेंटर्स होते हैं, एक है फीडिंग सेंटर्स, दूसरे है सैटाइटरी सेंटर्स। फीडिंग सेंटर्स जो है वो लेटरल हाइपोथैलेमस में होते हैं और फीडिंग सेंटर्स कब स्टिमुलेट होंगे? जब हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे? फूड इंटेक को बढ़ाएंगे। जब भी फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट होते हैं तो हमारा फूड इंटेक बढ़ता है, और फीडिंग सेंटर में जब लीजन हो रहा है तो फूड इंटेक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा है सैटाइटरी सेंटर। सैटाइटरी सेंटर्स हमारे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में है, और ये जो सैटाइटरी सेंटर्स होते हैं ना, इनका जब स्टिमुलेशन हो रहा है तो फूड इंटेक डिक्रीज होगा, क्योंकि सैटाइटरी हो जाएगी कि अभी हमने खाना खा लिया है। और जब सैटाइटरी सेंटर में लीजन हो रहा है तो फूड इंटेक बढ़ेगा। फूड इंटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर ये हमारा बैलेंस्ड होता है। इसकी अलग अलग थियरीज हैं। सबसे पहली है ग्लूकोस्टैटिक थियरी, सेकंड है लाइपोस्टैटिक थियरी, थर्ड पेप्टाइड मैकेनिज्म, फोर्थ हार्मोनल मैकेनिज्म एंड 5 थर्मोस्टैटिक थियरी। एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। ग्लूकोस्टैटिक थियरी। ग्लूकोस्टैटिक थियरी क्या बता रही है कि जो हमारे फीडिंग सैटाइटरी सेंटर्स है उनकी एक्टिविटी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन से गवर्न हो रही है, ठीक है। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्लूको रिसेप्टर्स है, उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से उनकी एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट होगी और एक्शन मीडिएट होगा। कैसे हो रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली ये जो हमारे लेटरल हाइपोथैलेमस में है ना, वो फीडिंग सेंटर होते हैं, ठीक है। फीडिंग सेंटर्स हमेशा से ही एक्टिव होंगे, कंटिन्यूसली एक्टिव। मतलब फीडिंग सेंटर्स जब एक्टिव है तो फूड इंटेक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो सैटाइटरी सेंटर्स है ना, ये वेंट्रोमीडियल में, इनका काम क्या है? फीडिंग सेंटर्स को इनहिबिट करना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जब सैटाइटरी सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो क्या करेंगे? ये फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करेंगे। सैटाइटरी सेंटर्स कब स्टिमुलेट होंगे? जब हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो ये शुगर सैटाइटरी सेंटर्स में जाएगा, सैटाइटरी सेंटर स्टिमुलेट होंगे और ये फीडिंग को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये शुगर सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो जब भी इंसुलिन नहीं है, जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो ये शुगर भले ही ब्लड में ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये शुगर हमारे सैटाइटरी सेंटर्स में नहीं जा रहा है, और ये जा करके फीडिंग सेंटर्स को इनहिबिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि क्यों डायबिटीज़ के पेशेंट को पॉलीफेजिया होता है। शुगर ज़्यादा है फिर भी उसे भूख ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ये हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। सेकेंड है लाइपोस्टैटिक थियरी। लाइपोस्टैटिक थियरी में जो लेप्टिन है, लेप्टिन हमारा हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्शन कर रहा है और वो फीडिंग सेंटर्स को इनहिबिट करेगा, और इसकी वजह से एपेटाइट भी डिक्रीज होगी और फूड इंटेक भी डिक्रीज होगा। ये जो लेप्टिन है ये हमारा पॉलीपेप्टाइड है जो एडिपोज टिश्यूज में से सिक्रीट हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा फूड इंटेक और एडिपोज टिश्यू के वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए। और ये जो लेप्टिन है, लेप्टिन हमारा स्पेसिफिक न्यूरोपेप्टाइड्स के थ्रू एक्शन कर रहा है। जैसे कि एक है न्यूरोपेप्टाइड वाई। न्यूरोपेप्टाइड वाई हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हाइपोथैलेमस और मेड्यूला से सिक्रीट हो रहा है, और ये फूड इंटेक को बढ़ाएगा। तो लेप्टिन क्या कर रहा है? न्यूरोपेप्टाइड वाई को इनहिबिट। सेकेंड है प्रोप्रायोमेलानोकॉर्टिन। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहा है, और ये फूड इंटेक को इनहिबिट करेगा। लेप्टिन जो है वो प्रोप्रायोमेलानोकॉर्टिन को स्टिमुलेट करेगा। लेप्टिन के जो रिसेप्टर्स है वो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पेप्टाइड मैकेनिज्म। पेप्टाइड मैकेनिज्म है ये हमारे फीडिंग सेंटर्स को स्टिमुलेट या इनहिबिट करके एक्शन करेगा। कुछ पेप्टाइड्स है वो फीडिंग सेंटर्स को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ इनहिबिट करेंगे। जो पेप्टाइड्स है वो फूड इंटेक को बढ़ा रहे हैं, इसमें आ रहा है हमारा न्यूरोपेप्टाइड वाई एंड ग्रेलिन, और जो पेप्टाइड फूड इंटेक को डिक्रीज कर रहे हैं उसमें आ रहा है हमारे लेप्टिन एंड पेप्टाइड वाई वाई। थर्ड मैकेनिज्म है हार्मोनल मैकेनिज्म। कुछ हार्मोन्स जो है वो फूड इंटेक को घटाएंगे हाइपोथैलेमस के थ्रू एक्शन करके, जिसमें हमारे आ रहे हैं सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। फिफ्थ है थर्मोस्टैटिक थियरी। थर्मोस्टैटिक थियरी में जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फूड इंटेक डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्री ऑप्टिक थर्मो रिसेप्टर्स है उनका स्टिमुलेशन होगा और ये फीडिंग सेंटर्स को इनहिबिट करेगा। तो ये हो गया हमारा 10th फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ फूड इंटेक। 11th फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर इंटेक। रेगुलेशन ऑफ वाटर इंटेक के लिए एक है थर्स्ट मैकेनिज्म। जो थर्स्ट सेंटर्स है वो हमारे लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाजू में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या
बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलारिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होगा और इसकी वजह से थर्स्ट सेंटर का स्टिमुलेशन होगा और वाटर इनटेक इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारी पहली मैकेनिज्म हो गई रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस के लिए। दूसरी मैकेनिज्म है एडीएच मैकेनिज्म। एडीएच मैकेनिज्म में जैसे ही वाटर डेफिशिएंट हो रही है तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी, इसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और ये एडीएच का सिक्रीशन बढ़ा रहे हैं। और एडीएच क्या कर रहा है, हमारा डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, तो जिसकी वजह से जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर लॉस डिक्रीज होगा और वाटर बैलेंस रेगुलेट होगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन नंबर 11, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। 12th फंक्शन है रोल इन द बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस। हमारे बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस के लिए भी दो सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। एक है रिवॉर्ड सेंटर जो हमारा प्रेजेंट है मीडियन फोरब्रेन बंडल में और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर, और सेकेंड होते हैं पनिशमेंट सेंटर जो प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई के अंदर। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक मंकी को एक केज में रखा है और सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो उसके रिवॉर्ड सेंटर के ऊपर रखा है। तो और जब भी ये लीवर प्रेस करेगा तो रिवॉर्ड सेंटर स्टिमुलेट हो गए यहाँ से, तो क्या होगा, ये लीवर वो प्रेस करता ही जाएगा। इसके बाद क्या किया, ये इलेक्ट्रोड्स को पकड़ के पनिशमेंट सेंटर पे रखा। तो जैसे ही पनिशमेंट सेंटर पे रखा मतलब जब ये लीवर प्रेस करेगा तो पनिशमेंट सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है, तो अभी ये लीवर प्रेस करना बंद कर देगा। तो ये बता रहा है कि जब भी हम रिवॉर्ड होते हैं या सेटिस्फाइड होते हैं तो ये बिहेवियर को, वही बिहेवियर को हम रिपीट करेंगे। जैसे कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो हम पढ़ना ज़्यादा करेंगे, रिवॉर्ड है। और पनिशमेंट सेंटर, अगर पनिश हो रहे तो वो रिएक्शन हम कम करेंगे, तो जिसे अवॉइडेंस रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और रिएक्शन है जिसे कहते हैं रेज रिएक्शन। जब भी पनिशमेंट सेंटर स्टिमुलेट हो रहे हैं तो कभी कभी वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, तो जिसे कहते हैं रेज। और नॉर्मल इंडिविजुअल में रेज और काम स्टेट के बीच में बैलेंस होता है। अभी रेज रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब भी कोई एनिमल का पनिशमेंट सेंटर स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा, लिम्स का एक्सटेंशन, टेल की लिफ्टिंग, ना हिजिंग, स्पिटिंग, पाइलो इरेक्शन, हेयर फॉलिकल्स खड़े हो जाते हैं, वाइड ओपनिंग ऑफ आई एंड पिपिल का डायलेटेशन। नॉर्मली हमारे सब में रेज और काम स्टेट में बैलेंस होता है, पर लेकिन अगर कॉर्टेक्स निकाल देते तो छोटी छोटी बातों में भी रेज रिएक्शन आ जाता है, जिसे कहते हैं शेम रेज या फॉल्स रेज। तो ये हो गया 12th फंक्शन, रोल इन बिहेवियर एंड इमोशनल रिएक्शन। 13th फंक्शन है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन का मतलब है रेगुलर रिकरेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हर रोज़ हो रही है, राउंड द क्लॉक, राउंड द डे। ठीक है, ये जो रिदम्स है वो इंटरनली ड्रिवन होती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना वो क्लू देते हैं। जैसे कोई एनिमल को या कोई ह्यूमन को एक बंद कमरे में रखा जाए, सनलाइट भी नहीं है, कोई और लाइट भी नहीं है, तो भी उसको 12 घंटे के बाद नींद आएगी। तो ये जो स्लीप वेकफुलनेस साइकिल है तो ये इंटरनली ड्रिवन है। बाहर के जो फैक्टर है जैसे दिन हो रहा है, रात हो रही है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो क्लू देते हैं। और इसके जो सेंटर्स होते हैं सर्केडियन रिदम के वो प्रेजेंट होते हैं सुप्राकाइस्मेटिक और एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस में। अभी ये सर्केडियन रिदम्स के एग्जाम्पल, कॉमन जो सर्केडियन रिदम है उसमें एक आएगा हमारा ACTH का रिदमिक सिक्रीशन। ACTH सिक्रीशन का जो पीक है वो हमारा आ रहा है अर्ली मॉर्निंग 6 to 8 AM में। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन का रिदमिक सिक्रीशन। नॉक्चुरनल जो पीक होती है नाइट में ग्रोथ हार्मोन की, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं उसके 1 to 2 आवर्स के बाद आती है। थर्ड है रिदमिक सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो डार्क पीरियड में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है रिदमिक गोनाडोट्रोफिन सिक्रीशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे FSH LH का रिदमिक सिक्रीशन मंथली होता है। बॉडी टेम्परेचर की रिदम, हाईएस्ट जो बॉडी टेम्परेचर है वो इवनिंग में होगा 5 to 7 PM में, और लोएस्ट टेम्परेचर है वो मॉर्निंग में होगा 2 to 4 AM में। और स्लीप वेकफुलनेस साइकिल, तो ये सब सर्केडियन रिदम्स के एग्जाम्पल है। तो ये हो गया 13 फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम। 14 फंक्शन हो गया रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो गोनैड्स का ग्रोथ करेगा, और गोनैड्स के ग्रोथ के कारण सेक्सुअल फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे न्यूक्लियाई है वो है आर्क्यूएट एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। और 15 फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू स्मेल। जैसे ही स्मेल आती है तो अच्छी स्मेल है तो प्लेजेंट सेंसेशन आता है, और नॉशिएटिंग स्मेल है तो नॉशिया होगा, बॉडी का रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक है, तो इसके सेंटर्स होते हैं हमारे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई के लिए, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज टू ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। स्मेल से जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज आएंगे इसके लिए ये न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, दूसरा है कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, थर्ड कंट्रोल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, फोर्थ कंट्रोल ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, 5 रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 6 रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, 7 रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, 8 रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल, 9 रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, 10 रेगुलेशन ऑफ फूड इंटेक, 11 रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर,
12 regulation of behavioral and emotional reaction, 13 regulation of circadian rhythm, 14 regulation of sexual function and 15 regulation of response to smell. नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर्स के कॉजेज में आएंगे ट्यूमर्स, एंसेफेलाइटिस या इश्चेमिया, और इसमें जहाँ पे भी लीजन है उसके सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि लेटरल, आर्क्यूएट और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियर में लीजन है तो कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आएगा। मैमिलरी बॉडी और एंटीरियर हाइपोथैलेमस में लीजन है तो स्लीप में डिस्टर्बेंस होगा। पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर न्यूक्लियर में लीजन है तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन में डिस्टर्बेंस होगा। अगर वेंट्रोमीडियल एंड पोस्टरोलेटरल पार्ट्स में लीजन है तो इमोशनल मैनिफेस्टेशंस होगा, जिससे कि शेम रेज भी हो सकता है। अगर मिड थैलेमस में लीजन है तो डिस्टर्बेंसेस इन सेक्सुअल फंक्शंस भी आएगा। कॉमन डिसऑर्डर्स में आ रहा है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस, डिस्ट्रोफिया एडिपोजोजेनिटेलिया, नार्कोलेप्सी एंड कैटाप्रेक्सी। डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच का सिक्रीशन डिक्रीज हो रहा है या एडीएच का एक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर में, क्योंकि एडीएच हमारा कंसनट्रेटेड यूरिन बना रहा है, तो जब एडीएच नहीं है तो जो यूरिन है वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। और डाइल्यूट मतलब सपोज नॉर्मली हमारा 1 to 1.5 लीटर यूरिन है, इसके बदले यूरिन आउटपुट हो जाएगा 10 to 15 लीटर्स। इसकी वजह से थर्स्ट भी बढ़ जाएगी, और अगर थर्स्ट नहीं बढ़ी तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि इतना सारा वाटर लॉस हो गया इसकी वजह से, ठीक है। इसके कॉजेज़ में एंटीरियर हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो या थर्स्ट सेंटर्स को कोई पैथोफिजियोलॉजी है तो भी डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रोफिया एडिपोजोजेनिटेलिया। इसके क्लिनिकल फीचर्स में आएगा एडिपोजो मतलब एडिपोज टिश्यू बढ़ रही है, ओबेसिटी। जेनाइटल्स, यहाँ पे सेक्सुअल इन्फेंटाइलिज्म, क्योंकि जेनाइटल्स का ग्रोथ नहीं होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स अफेक्टेड है। और ग्रोथ हार्मोन अगर रिड्यूस हो रहा है तो ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ रहेगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। यहाँ पे स्लीप पैटर्न एबनॉर्मल हो जाएगी। इसमें पेशेंट को सडन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर फॉर स्लीप होगा डे टाइम में, और इसका ड्यूरेशन शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, और इसकी वजह से जो नाइट स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है कैटाप्लेक्सी, जिसमें सडन अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस एसोसिएटेड विद नार्कोलेप्सी, और ये हमारे एंगर, फियर या एक्साइटमेंट से स्टिमुलेट हो सकता है, और जिसमें मसल वीकनेस भी प्रेजेंट होती है। तो आज हमने डिस्कस किए फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। थैंक यू सो मच।